क्या कह रहे हो? चैट बॉक्स में लिखना। चलो स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैम कल मेरा एग्जाम था। ओके, एक बच्चे का एग्जाम था, बाकी का चलो भाई, कौन सा कर रहे थे हम कल? यार मैं पीडीएफ भेजना भूल गई क्लास का। पेपर 5 चल रहा है हमारा मैथ्स का, ठीक है। क्लास 4 है लेकिन यूनिट अभी हमारी 3rd चल रही है, सेकंड पार्ट यूनिट का, ठीक है। हमने कल एक्टिविटीज का किया था। आज जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आएगा बेटा जॉयफुल लर्निंग का, जॉयफुल टीचिंग का, सॉरी। तो जॉयफुल टीचिंग बेसिकली जो मैंने आपको प्ले मेथड बताया था बिल्कुल उसी के जैसा है, बट इसमें खेल नहीं होता। इसमें खेल के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चों को जो है कॉम्प्लेक्स और मोनोटनस जो उनका रूटीन हो जाता है, मतलब मोनोटनस बोलते हैं जिस चीज को, मतलब रोज एक ही चीज, रोज एक ही चीज, इसको जो है खत्म किया जाता है। बच्चों के जॉय पे फोकस किया जाता है, यानी कि बच्चे जो है वो एंटरटेन हो, बच्चों को मजा आए, इस चीज पे फोकस किया जाता है। अलग अलग फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं कि बच्चों की जो लर्निंग है उन्हें क्या दिया जाए, कि उनको ऐसे गेम्स, ऐसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज, क्राफ्ट, ये सब कुछ आ जाता है जॉयफुल टीचिंग में, ठीक है, कि जिनसे उनको एक्सपीरियंस मिले लर्निंग का, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम गेम्स यूज कर सकते हैं बेटा, पजल्स यूज कर सकते हैं, क्विज यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके ऐसे वो हैं, क्या बोलते हैं, गूगल के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि कहूट होता है आपका, ठीक है, क्विजाइलस होता है आपका। इन पे हम जो है बच्चों को बहुत अच्छे से क्विजेस बना के दे सकते हैं। वो अपने ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लीडर बोर्ड वगैरह सब दिखाता है कि किसने कितने स्कोर किया, ठीक है। ये सारी चीजें रहती हैं कि हम बच्चों को दिखा सकते हैं, तो ये हमें यूज करना चाहिए जॉयफुल टीचिंग के अंदर। अलग अलग इसमें टीएलएम्स के बारे में भी बात आ जाएगी, जैसे कि अलग अलग टीएलएम्स होते हैं हमारे, चार्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, ये फॉन्ट बहुत मोटा हो रहा है ना, फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज करना, ठीक है। डिबेट्स हम यूज कर सकते हैं, डिबेट्स हो गई आपकी, वर्कशॉप्स हो गई आपकी। तो इसमें सिर्फ गेम नहीं आता है, जॉयफुल के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करना, ठीक है, रिलेट करना, बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करवाना, आर्टिस्टिक वो देना बच्चों को, आर्टिस्टिक यानी कि कुछ क्रिएट करना, ठीक है। बच्चे जो है कुछ क्रिएट करें, कुछ क्रिएटिव परफॉर्मेंस शो करें, ये चीजें हमें बच्चों को देनी है, दिखानी है, ओके। तो जॉयफुल टीचिंग ये हमारा होता है। अब जॉयफुल टीचिंग जो है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बेटा इसके, ठीक है। जैसे कि इसके क्या कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं? इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक हो जाता है हमारा मैथ्स की लेबोरेटरी, मैथ्स लैब, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स की लैब बना लो, मैथ्स की लाइब्रेरी बना लो, जहाँ पे आप बच्चों को जॉयफुल टीचिंग करा सकते हो, ठीक है। मैथ्स का हाउस मीट करा लो, किसी भी एक बच्चे के घर पे सब मिलके जो है टीचर जो है ये करेगी, सारे बच्चे जो है यहाँ पे मिलेंगे, या हम स्कूल का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे सब मिलेंगे और इस तरीके से एक मीटिंग करेंगे। एग्जीबिशंस होते हैं स्कूल के अंदर मैथ्स के, ठीक है। एक्सकर्शंस कराओ, यानी ट्रिप्स वगैरह जो होती हैं वो चीजें कराओ जो मैथ्स से रिलेटेड हो, गेम्स और पजल्स कराओ। ये कंपोनेंट्स है हमारे जॉयफुल टीचिंग के, ठीक है। और उसके बाद टीएलएम जो है ऐसे चूज करो जो कि हमारे मैथ्स से रिलेटेड हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो हमारे जो टीएलएम है, ठीक है। बहुत सिंपल सी टीएलएम हो, बहुत ही बड़े ना हो, साइज उनका जो है प्रॉपर हो, बच्चों को नजर आ जाए इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स थे जॉयफुल टीचिंग के, और ये जॉयफुल टीचिंग के बारे में। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, अब एक क्वेश्चन आता है हमारा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक मैथ्स लाइब्रेरी के, मैथ्स लेबोरेटरी के, सॉरी। जैसे कि कुछ स्कूल्स में, अभी हर स्कूल में तो एक मैथ्स लेबोरेटरी नहीं है बेटा, लेकिन कुछ स्कूल्स में मैथ्स की जो लैब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स का मतलब है इनका कि आपको क्या क्या चीजें इस मैथ्स लैब के अंदर रखनी है। तो आप क्या रख सकते हो बेटा? अलग अलग ग्रुप्स के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रायंगल्स का एक ग्रुप बना दिया, तो भाई इसके अंदर सारे इक्विलेटरल पड़े हुए हैं, इसमें राइट ट्रायंगल पड़े हुए हैं, आइसोसेलेस पड़े हुए हैं, स्केलन पड़े हुए हैं, ठीक है। अलग अलग शेप्स के आपने वो बना दिए, ठीक है। अब एक रख दिया एक आपने इसमें लैब के अंदर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका नंबर लाइन जो होती है वो दिखा दिया, किसके जरिए से? वायर के जरिए से। एक वायर लिया आपने इस तरीके से, उसको बांध दिया दो पोल्स पे, और उसके ऊपर आप नंबर लाइन दर्शा रहे हो, ठीक है। बच्चों को आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करो, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करो, उससे प्लस और माइनस सीखेगा बच्चा। और क्या? वॉल क्लॉक होनी चाहिए स्लैब के अंदर, एक घड़ी जरूर लगी होनी चाहिए। उसके बाद थ्रेड, धागा, ठीक है। मीटर, स्केल होना चाहिए, मेजरमेंट टेप होनी चाहिए। आप बच्चों को बोल सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करो। कर्व सरफेस होते हैं हमारे, ये वाले सरफेस, इनको हम किससे मेजर करते हैं? धागे की मदद से। धागा लेते हैं, इसके ऊपर ऐसे नापते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद स्केल पे इसी धागे को स्ट्रेट रख के नाप लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे क्या होने चाहिए बेटा? फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, ठीक है, जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं अलग अलग, ऐसे फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। चार्ट्स होने चाहिए हमारे पास, किस चीज के? लाइन के, लाइन सेगमेंट्स के, एंगल्स के, ठीक है। ज्योमेट्रिकल जो चार्ट होते हैं कि भाई ये आपका पॉइंट है, ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट है, ये आपकी रे है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये आपके एंगल्स हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट और आपका राइट एंगल, ओके। इस तरीके के चार्ट बनाने लगे होने चाहिए। इसके बाद वजन होने चाहिए, वेट जिसको हम बोलते हैं बट्टे, 10 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक के, जो 5 किलो तक के, ठीक है। जो आप वो देखते हो सब्जी वालों के पास, वो बट्टे होने चाहिए, क्योंकि वेट भी सिखाते हैं हम बच्चों को, ठीक है। इसके बाद पेपर करेंसी होनी चाहिए, फेक करेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो जरूर होनी चाहिए मनी सिखाने के लिए, ठीक है। ग्राफ पेपर होना चाहिए इस लैब में, ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बर्तन होने चाहिए बेटा। बर्तन कौन से? बर्तन में ये नहीं कह रही कलछी कढ़ाई नहीं कह रही मैं, बर्तन मतलब आपका यहाँ पे बीकर होता है, ठीक है, फनल होता है, ये इस तरीके के यूटेंसिल्स होने चाहिए, अलग अलग शेप और साइज के। इसके बाद आपका लिक्विड मेजरिंग यूटेंसिल होना चाहिए, सेम ऐसे ही बीकर वगैरह जिसमें लिक्विड को मेजर किया जा सके, ठीक है। फिर और क्या होना चाहिए? स्टॉप वॉच होनी चाहिए, और आपका एक रेलवे का टाइम टेबल जरूर लगा होना चाहिए बेटा दीवार के ऊपर, रेल का टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ भी जाते हो बच्चों के, ठीक है, तो उनके यहाँ पे लगे होते हैं ना स्केल लगे होते हैं दीवारों पे जानवरों के प्यारे प्यारे, तो हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, बच्चों की हाइट मेजर हो सके, ठीक है। फर्नीचर आपका होना चाहिए, इसमें एटलीस्ट 30 चेयर्स होनी चाहिए बेटा, और 15 बड़ी टेबल्स होनी चाहिए, ठीक है। 30 चेयर, 15 बड़ी टेबल होनी चाहिए, और कैलकुलेटर होना चाहिए आपका। तो मैथ्स लैब के अंदर ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा आता है कि मैथ्स का क्या बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा बनता है वो ये बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम। तो बेसिकली इसमें आपने क्या समझाना है? आपने इसमें ये समझाना है कि किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में, करिकुलम्स में अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसमें मैथ्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स जो है, गॉस जो था, ठीक है, अब प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स जिसको बोला जाता था गॉस को, ठीक है, प्रिंस ऑफ मैथ्स जो था, इसने क्या बोला था कि मैथ्स क्या है? क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स,
ये बात इसने बोली थी, ठीक है। क्यों बोली थी इसने ये बात? क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर हम मैथ्स सीख रहे होते हैं। अब कोठारी कमीशन है, इन्होंने भी ये सजेशन दिया है कि मैथ्स जो है उसको करिकुलम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना देना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वो एक ऐसी साइंस है जो बच्चों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए पहले 10 साल जो होते हैं शुरुआती स्कूल के, उसमें मैथ्स सिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो पहले 10 साल में बच्चे की नींव बनाई जाती है, ठीक है। उसी में जो है बच्चा जो बेसिक मैथ्स होती है, जो शायद आप 10 साल के बाद अगर पढ़ाई छोड़ भी दोगे तो वो बेसिक मैथ्स जीवन भर आपके साथ रहेगी, ठीक है। ये कोठारी कमीशन के सजेशंस हैं। फिर इन्होंने अलग-अलग हमें वो दिए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हैं कि किस तरीके से अलग-अलग सब्जेक्ट्स में मैथ्स को रिलेट किया जाता है। अब एक और लाइन है, मैथमेटिक्स इज द लायंस गेट एंड की ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज द लायंस गेट एंड की ऑफ साइंस, ठीक है। एनी ब्रांच ऑफ साइंस, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, सब जगह आपको मैथ्स मिलेगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक एक करके जो है सब्जेक्ट्स बताने बेटा। जैसे पहले आप बता दोगे मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स आपस में कैसे रिलेटेबल है भाई? फिजिक्स के अंदर हम कैलकुलेशंस देखते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। मैथ्स के जरिए से ही जो मैथ्स के हमारे ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उन्हीं से हम फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं, लॉज बनाते हैं, ठीक है, और अपने लिए आसान करते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में आप क्या बताओगे कि जो हमारी केमिकल इक्वेशंस बनती हैं ना, केमिकल इक्वेशंस, जैसे कि कौन सी इक्वेशन बताऊं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन O2 और ये 2, ठीक है। इस तरीके की इक्वेशंस, तो इसके अंदर भी हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन रहा है। फिर इसके बाद हमारी जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने अभी इसको बैलेंस किया, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ 2 लगा के बैलेंस किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, केमिकल कंपाउंड मैं बना रही हूँ। इसके बाद जैसे कि हमारा एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक नंबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना, प्रोटॉन्स काउंट करना, इनके लिए हमारे केमिस्ट्री के अंदर हम मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं। कितना केमिकल कितनी क्वांटिटी के अंदर लेना है, ठीक है। केमिकल जो अगर दवाई बना रहे हो कोई, तो उसमें केमिकल की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितना रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे केमिस्ट्री में यूज हो जाता है। फिर आपका तीसरा सब्जेक्ट जो बेटा आप इसमें लिखोगे, वो लिखोगे बॉटनी, बॉटनी के जियोलॉजी, ठीक है। बॉटनी जियोलॉजी के अंदर क्या हो जाता है, जैसे कि आप सेल काउंट करते हो, ठीक है। सेल डिवाइड करते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे सेल हैं जिनके अंदर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। हेरिडिटरी जीन्स वगैरह, हमारे डीएनए, ठीक है, इन सब के अंदर हमारी मैथ्स लगती है। फिर तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, जिसके अंदर XX और XY क्रोमोसोम्स जो आपस में फर्टिलाइज होते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं, इन सब में मैथमेटिक्स लग रही है, ठीक है, बॉटनी जियोलॉजी में। इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, कौन सा हो जाएगा ये, फोर्थ, मैथ्स एंड एसएसटी। मैथ्स एंड एसएसटी में कैसे बताओगे बेटा कि आप जो इतिहास पढ़ते हो, ठीक है, आप क्या क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो भाई हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर क्या क्या रहती है, डेट्स रहती हैं, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी के अंदर एरिया कैलकुलेट करना है किसी भी जगह का, ठीक है। आप एसएसटी के अंदर इको पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स में आप पॉपुलेशन काउंट करते हो, ठीक है, डाटा निकालते हो, ये सारी चीजें इसमें क्या है, इन सब में स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहे होते हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं हम इसके अंदर, तो मैथ्स यूज हो रही है, ठीक है। फिर पांचवा सब्जेक्ट आप इसमें बताओगे एसएसटी के अंदर ही आपने हिस्ट्री वगैरह डाल देना है। हिस्ट्री में भाई कि कौन सा राजा कितने साल तक जिया, कब तक उसने अपना शासन काल रखा, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करना। ज्योग्राफी के अंदर नदियों की माउंटेन्स की, वेजिटेशन की, पॉपुलेशन की लेंथ नापना। इकोनॉमिक्स के अंदर कंट्री की पोजीशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनकम, ये सब कुछ मेजर करना, ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखना। सिविक्स आ जाता है फिर तुम्हारे इसी में, सिविक्स में आपका पंचायत, ठीक है, पंचायत हो गई, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखना, इनकी इनकम का रिकॉर्ड रखना, कितने दिन में ये इलेक्ट होते हैं, कितने दिन के लिए ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं तुम्हारे, कौन किसको इलेक्ट करता है, ये सारी चीजों में मैथ्स इस्तेमाल हो रही है। वोटिंग में, वोटिंग होती है तो वोटिंग काउंट होती है, उसमें मैथ्स इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी मैथ्स एंड साइंस ऑफ मेडिसिन, ठीक है, केमिस्ट्री जैसा ये साइंस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या बताना है, ये पूरी तरीके से मैथ्स पे डिपेंडेंट है। इसमें हमें ये पता लगाना होता है कि कितने टेंपरेचर के अंदर हमको दवाई बनानी है, कौन से टेंपरेचर में इंसान को रखना है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। फूड का कौन सा पार्ट जो है हमें खाना है, कौन सा नहीं खाना, कितने दिन पुराना खाना है जो हमें नहीं खाना, ठीक है। उसके बाद जो मेडिसिन बनाते हैं उसके अंदर रेशो ऑफ केमिकल्स, जो भी कंपाउंड वगैरह उसके होते हैं, उनका जो रेशो है वो कितना डलेगा, कि भाई इसके अंदर पैरासिटामोल कितना डलेगा, इसके अंदर तुम्हारा एस्पिरिन कितना डलेगा, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद आपका बेटा इसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट बताना मैथ्स एंड अर्थ साइंस, मैथ्स एंड अर्थ साइंस। तो अर्थ साइंस के अंदर आपकी मैथ्स में आप अर्थ के बारे में, ठीक है, सूरज के चारों ओर उसकी गति क्या है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कुछ भी है, ठीक है। फिर इसमें एक सब्जेक्ट आ जाएगा आपका मैथ्स एंड इंजीनियरिंग। मैथ्स एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में तो भैया मैथ्स भर भर के पड़ी हुई है, ठीक है। ऑक्सीजन कहते हैं मैथ्स को, इंजीनियरिंग का, ओके। मैथ्स क्या है, ऑक्सीजन है, इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग का पूरा बेस जो है वो मैथ्स पे खड़ा है। डैम्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, ठीक है, रेलवे की लाइन डालनी है, सब में मैथ्स लगेगा। आपका सर्किट बनाना है, आपको एक सिंपल सा सर्किट ही क्यों ना बनाना, उसमें मैथ्स लगेगा आपका। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा मैथ्स एंड कॉमर्स। तो कॉमर्स में भी भर भर के मैथ्स है, ठीक है। आप अकाउंट्स करते हो, बैलेंस शीट्स बनाते हो, कैलकुलेशन चलती है उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद इसमें आप एनालिसिस करते हो इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्शन का, पिछले साल कितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है, 2 साल की प्रोडक्शन को कंपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस देखना कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें देखते हो, इन सब में मैथ्स चल रही है आपकी। अरे भैया कितने सब्जेक्ट हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। इसके बाद आपका मैथ्स एंड लैंग्वेज। तो मैथ्स एंड लैंग्वेज में आप क्या बताओगे कि जो हम ग्रामर सीखते हैं उसके अंदर मैथ्स होती है, ठीक है। ग्रामर क्या है, ग्रामर ही बेसिकली मैथ्स ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है हमें, ओके। कहाँ वर्ब कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इक्वेशंस हमें पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, इन सब में मैथ्स लग रही है। इसके बाद आपका मैथ्स एंड ड्राइंग। ड्राइंग में भी आपकी मैथ्स लगती है बेटा, कैसे आप एक 3D इमेज को 2D में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। एक 3 डायमेंशनल इमेज को 2 डायमेंशनल में बनाते हो। आपको ये पता होता है कि कैसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मुझे बनाने हैं। आपके अंदर ज्योमेट्रिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है जब आप ड्राइंग बना रहे होते हो कि एक ड्राइंग है, अगर तो मुझे यहाँ पे पहाड़ बनाने हैं, यहाँ पे सूरज बनाने हैं, तो ये पैटर्न्स होती है मुझे कहाँ पे क्या चीज बनानी है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा मैथ्स एंड म्यूजिक एंड डांस। तो म्यूजिक और डांस के अंदर बेटा आप जो अपने स्टेप्स बनाते हो, ठीक है। तो अलग अलग जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वायलिन हो गया, गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, आपका सितार हो गया, बांसुरी हो गया, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनके अंदर कुछ लॉज लगते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है।
इसी हिसाब से इनको डिजाइन किया जाता है कि स्ट्रिंग जो है वो इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी दूरी पे होनी चाहिए। आपकी अगर उसकी गिटार की स्ट्रिंग्स है तो भैया वो इतनी दूरी पे होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए, उस हिसाब से उसकी आवाज निकलेगी। ठीक है, डांस वगैरह आप करते हो तो आपके स्टेप्स करते हैं ना हम इस तरीके से 1 2 3 4 4 3 2 1, तो यहाँ भी मैथ्स लग रही है हमारी। ठीक है, तो ये सारा आपका मैथ्स में आपने बता देना। इसके बाद आपका आता है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की भाषा। ठीक है, तो मैथ्स की भाषा में मैथ्स अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज करती हूँ पहले तो। ठीक है, मेरी भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम ऑर्डिनरी होनी चाहिए, जो मेरे बच्चों को समझ आए, जिससे मैं इजीली बच्चों के जो थॉट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर सकूँ। ठीक है, मैं कम्युनिकेट कर सकूँ बच्चों के साथ। मेरी जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक्सपीरियंस झलकना चाहिए मेरा, कि मैं कुछ खुद सीख कर आई हूँ। ठीक है, मेरी जो लैंग्वेज है बेटा इसके अंदर साइन होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, ग्रामर होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर के रूल्स होने चाहिए, इसके अंदर सिंबल्स होने चाहिए मेरी लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद मीनिंग होना चाहिए मेरी भाषा के अंदर, जो मैं बोल रही हूँ बच्चों को मैथ्स पढ़ाते टाइम। इसके बाद इसमें आपने बस और क्या बताओगे, और बता देना कि ये फॉलोइंग सिंबल्स हैं जो मैथ्स के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनके नाम लिख देना इस तरीके से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, गुणा, भाग, जमा, घटा। ठीक है, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, अल्फा। ठीक है, बीटा और आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अंडर क्यूब रूट। ठीक है, ये सारी चीजें आप बता देंगे। फिर आता है इसमें बच्चे आपका प्रॉब्लम्स क्या आती है मैथ्स में, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैथ्स टीचिंग। मैथ्स पढ़ाओगे तो क्या परेशानी आएगी आपको? सबसे पहली परेशानी आती है बच्चे की इनएबिलिटी। ठीक है, बच्चा जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यही आती है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल इनएबिलिटी, बच्चे का शारीरिक जो क्षमता है वो उतनी विकसित नहीं हुई है, या कुछ डिफेक्ट है उसमें जिस वजह से वो उसमें ध्यान नहीं दे पा रहा मैथ्स में। फिर मेंटल इनएबिलिटी आ जाती है, मानसिक अक्षमता। ठीक है, फिर हमारे पास एक चैलेंज आता है कि बच्चों को मैथ्स में बेटा इंटरेस्ट नहीं होता, दिलचस्पी नहीं होती, रुचि नहीं होती। ठीक है, बच्चे एब्सेंट होते हैं बहुत ज्यादा। जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनका अपने आप ही मैथ्स में से इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि आप भी देखो कि जब आप आओगे नहीं तो पुराना टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो आपको नया टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा। इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बच्चा जो है वो घबराया हुआ है, स्ट्रेस में है, राइटिंग ठीक नहीं है बच्चे की, इनएप्रोप्रिएट राइटिंग है। ठीक है, 5 ऐसे बना दे रहा है, 3 ऐसे बना दे रहा है, 4 ऐसे बना दे रहा है, इस तरीके से इनएप्रोप्रिएट राइटिंग और वर्ड फॉर्मेशन है। ये भी चुनौती होती है, पेपर चेक कर रहे हैं बच्चे ने ऐसे बना दिया, पता नहीं चल रहा 4 बनाया 9 बनाया क्या बनाया। ठीक है, फिर टीचिंग मेथड कौन सा सिलेक्ट करें, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कौन से तरीके से बच्चों को सिखाएं। उसके बाद टीचर जो होती है बेटा ये अनट्रेन्ड होती है, ट्रेनिंग नहीं है इनकी पूरी प्रॉपर। ठीक है, पर्सनालिटी और बिहेवियर टीचर का, जो मैथ्स के टीचर होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े खड़ूस से होते हैं, बच्चा उसको देख के डर जाता है, वहीं पे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि यार ये तो टीचर ऐसी खराब सी है। ठीक है, मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा होमवर्क देना, इससे बच्चे मैथ्स से दूर भागते हैं। और मैथ्स के जो टीचर हैं ये बहुत कम है, एक ही टीचर को आपने 4 4 5 5 क्लास दे रखी है, वो बेचारा इंटरेस्ट, उस टीचर की अपनी एनर्जी इतनी ड्रेन कर दोगे कि वो थका के पढ़ाएगा ही अपने मन से। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो खत्म हुआ। इसके बाद यूनिट 4 आता है आपका। यूनिट 4 में कहाँ गया पेज यार, चीज होना नहीं। कहाँ का है ये? चलो, यूनिट 4 भी काफी बढ़िया है, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, फटाफट कवर करेंगे। यूनिट 4 पहला क्वेश्चन जो आता है बेटा वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो समझाओ। इसकी रामकथा से शुरू करना। ठीक है, ये जीरो जो है ये एक स्पेशल नंबर है, इसका मतलब होता है नथिंग। ठीक है, ये ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, दोनों में से एक भी नहीं है। ठीक है, इसको इसका जो सिंबल है वो क्या है, ये जीरो, इस तरीके से बताते चलना है। ठीक है, जीरो का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, जैसे फिर आप एक एग्जांपल दे दोगे कि एक प्लेट है, इसके अंदर 7 लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लड्डू हैं इसके अंदर, बच्चों ने ये सातों के सातों लड्डू हैं जो है वो खा लिया, अब ये प्लेट खाली हो गई, अब इसके अंदर एक भी लड्डू नहीं है, यानी हम कहेंगे कि अब इस प्लेट के अंदर 0 लड्डू हैं। पहले 7 लड्डू थे, अब इसमें 0 लड्डू हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया तो इतना समझा दिया। अब अगर ये 5 नंबर में आ जाए तो क्या करेंगे? 5 नंबर में आएगा तो आपका जो उदाहरण है वो इस तरीके से चलेगा, पूरा एक्सप्लेन करते हुए। कैसे? आप ऐसे समझाओगे कि एक टीचर है, ठीक है, उसने ग्रुप बनाया 4 5 बच्चों का, एक वास लिया। ठीक है, इस वास के अंदर इस टीचर ने 5 फ्लावर लगा दिए, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना उस चीज को आपने लिखना है। ठीक है, फिर ये इस तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया, 2 3 लाइन में चीज को एक्सप्लेन करोगे। फिर आप इसमें स्टेप 1 लिखोगे। स्टेप 1, टीचर जो है वो एक बच्चे को बुलाएगी, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, और बोलेगी कि इसमें से एक फ्लावर जो है वो निकाल लो। तो पहले 5 फ्लावर थे, अब इसमें 4 फ्लावर हो गए। ठीक है, फिर स्टेप 2, अब ये भी 2 3 लाइन में आ जाएगा। अब टीचर जो है सेकंड चाइल्ड को बुलाएगी, कहेगी इसमें से एक और फ्लावर निकाल लो। करते करते इसमें 3 फ्लावर बचे अब। ठीक है, स्टेप 3, टीचर कहेगी कि अब एक और फ्लावर निकाल लो, अब इसमें से 2 फ्लावर बचे। ठीक है, स्टेप 4, टीचर कहेगी कि अब इसमें से एक और फ्लावर निकाल लो, एक बचा। स्टेप 5, टीचर कहेगी कि अब इसमें से एक फ्लावर भी निकालो जो बचा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स लिखनी है आपको प्रॉपर कि टीचर जो है वो पहले एक बच्चे को बुलाएगी, उसको बोलेगी कि बेटा आप इसमें से एक फ्लावर निकालो, बच्चा जो है वो उस वास में से एक फ्लावर निकालेगा और चला जाएगा। इस तरीके से पूरी लाइन आपने लिखनी है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका माध्यम है बना के। फिर स्टेप 2 में टीचर जो है अब दूसरे बच्चे को बुलाएगी और कहेगी बेटा अब इसमें से एक फ्लावर निकालो, दूसरा बच्चा जो है उसमें से एक फ्लावर निकालेगा और कहेगा कि अब इसमें 3 फ्लावर बचे हैं। फिर तीसरा चौथा स्टेप 5वां स्टेप ऐसे लाओगे। जब टीचर 5वें बच्चे को बुलाएगी और कहेगी इसमें से एक फ्लावर निकालो, तो वो बच्चा कहेगा कि मैम इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, अब ये जो वास है ये खाली हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। तो टीचर कहेगी कि यही चीज है कि जब कोई चीज एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि अब इसके अंदर जीरो चीज रह गई है, यानी कि कुछ भी नहीं रह गया है। तो जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे पेडागोजी की है यहाँ पे। ठीक है, आप क्या कर रहे हो बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि एज अ टीचर आप कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बच्चों को कैसे समझाओगे, तो भाई हम ऐसे समझा देंगे इस एग्जांपल में। ठीक है, आप फ्लावर लो, पेंसिल लो, ठीक है, बुक्स लो, कुछ भी लो, आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, लास्ट वाला बच्चा जो है वो कहेगा कि मैम इसके अंदर कुछ नहीं है, तो टीचर आपको कंक्लूजन देगी। इस तरीके से आप इसको 5 नंबर का आंसर बनाओगे। समझ आ गया? अरे आ गया समझ? बहनों मेरी बोल दिया करो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू।
नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से समझाओगे? सबसे पहले स्टार्ट करोगे प्लेस वैल्यू। पहले आप ये बताओगे कि जब हमारा कोई भी डिजिट जो है, डिजिट क्या होते हैं बेटा आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 बस हमारे पास डिजिट है, 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास और वो ये है, ठीक है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट बनता है, ये 1 जो है ये क्या है? डिजिट है। लेकिन जब मैं इसको अगर 0 1 लिख दूंगी तो ये बन जाएगा नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट को नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से बताओगे कि प्लेस वैल्यू जो है, जब किसी डिजिट की पोजीशन को स्पेसिफाई किया जाता है कि वो किस पोजीशन पे रखा हुआ है, उसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है। प्लेस वैल्यू का चार्ट बनता है 1 10 100 1000 10000, इस तरीके से आप बताओगे, ठीक है। दोनों बता सकते हो, इंडियन वाला भी और इंटरनेशनल वाला भी। इंटरनेशनल, इंडियन वाले में 10000 के बाद लाख आ जाता है, इंटरनेशनल में 0 10 100 1000 10000 100,000 आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक रैंडम नंबर लिख देंगे आप 0 1 2 3 4 6। हाँ, आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आप इंडियन के लिए और इंटरनेशनल के लिए किस तरीके से लिखोगे कि हमारा जो 6 है वो इंडियन पे लाख पे आ रहा है तो इसकी हो जाएगी 6 लाख, ठीक है। और इंटरनेशनल पे आ रहा है 100,000 पे तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 600,000, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखो और इसको आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो कि 6 लिखा और उसके बाद आपने इसके आगे 5 जीरो लगा दिए, ठीक है। इंटरनेशनल में आपने 6 लिखा 5 जीरो लगाए, लेकिन कॉमा जो है वो आप इंटरनेशनल के हिसाब से लगा रहे हो। इंडियन में आपका कॉमा कैसे लगता है बेटा? पीछे से 3 डिजिट और उसके बाद 2 2 2 डिजिट पे। इंटरनेशनल में 3 3 डिजिट पे ही लगेगा, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, लेकिन अब 1 2, ठीक है। इस तरीके से बताना शुरू किया आपने फिर एग्जांपल में कुछ चीजों के कई सारे नंबर के प्लेस वैल्यू लिख देना है। जैसे कि क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन अंडरलाइन डिजिट्स, ठीक है। आपने 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए 1 2 3 4 6 7 8 9 1 7 9 3 4, इसमें इसको अंडरलाइन किया, इसमें इसको क्या, इसमें क्या, तो भाई इसकी प्लेस वैल्यू 2000 हो गई, इसकी 800 है, इसकी 4 है। इस तरीके से आप समझाते चले जाओगे प्लेस वैल्यू को, ठीक है। हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू आप इसमें ये वाला चार्ट भी बना सकते हो। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। एक तरीका किस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें कि आपको ऐसे दे दिया जाता है 2 3 4 6, इस तरीके का दे दिया जाता है बच्चों की बुक में, तो ये सब आप बना के आ सकते हो और बोल दिया जाएगा प्लेस वैल्यू लिखो। तो आपने पहले यहाँ पे ये लगा दिया, अलग अलग पेन यूज कर लेना इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन अलग पेन से और ये अलग पेन से जो सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ 40 लिख दिया, यहाँ पे 300 लिख दिया, यहाँ पे 2000 लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको करके दिखा देना है। एक तरीका और दिखा सकते हो प्लेस वैल्यू के अंदर, क्या कि आप ऐसे कर सकते हो कि आपका एक क्वेश्चन है 7 9 5 3 4 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। इसमें आपने बोल दिया कि इसमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी, तो पीवी ऑफ 7 इज 70,000, ठीक है। पीवी ऑफ 9 इज 9,000, पीवी ऑफ 5 इज 500, पीवी ऑफ 3 इज 30, पीवी ऑफ 4 इज 44, इस तरीके से, ठीक है। और एक और तरीका होता है जिसमें आप ऐसे लिख सकते हो 7 into 10,000 9 into 1000 5 into 100, ये अलग अलग तरीके हैं प्लेस वैल्यू लिखने के, ठीक है। और एक और तरीका है वो ये है पावर का, 7 into 10 की पावर 4 9 into 10 की पावर 3, जितने जीरोस हैं उतनी पावर हो जाएगी, 5 into 10 की पावर 2 3 into 10 की पावर 1 4 into 10 की पावर 0। आप सबको पता होगा a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 10 की पावर 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1, ठीक है। फिर आपने इसमें बताना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है बेटा? जो उसका चेहरा होता है, ठीक है, डिजिट इटसेल्फ। अगर आपसे बोला गया 4 की फेस वैल्यू बताओ किसी नंबर के अंदर, कैसे बताओगे कि ये 7 2 4 3 है, इसमें 4 की फेस वैल्यू बतानी है, तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, वो डिजिट खुद ही वो उसकी फेस वैल्यू मतलब चेहरा। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई सविता का फेस वैल्यू क्या होगा? सविता का फेस वैल्यू सविता का फेस, सविता जैसी दिखती है तो 4 जैसा दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो है ये इनकी फेस वैल्यू, खुद ही इनकी फेस वैल्यू है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे रखा हो, ओके। इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं। क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा? ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन क्या होता है, कैसे सिखाओगे बच्चों को, ठीक है। पहली चीज कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन क्या होता है हमारा कि जब हम कुछ चीजों को एक साथ रख के, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को एक साथ रखते हैं, ठीक है, और उनका टोटल अमाउंट निकालते हैं, उसको एडिशन कहा जाता है। एग्जांपल आप दे सकते हो कि जैसे 2 एप्पल्स प्लस 3 बॉल्स, तो 3 एप्पल्स, सॉरी सेम चीज है ना, 5 एप्पल्स, ठीक है। फिर आपने इसमें बताना है कि रिजल्ट इज नोन एज सम, जमा जो रिजल्ट आता है उसको सम बोला जाता है। अब अलग अलग तरीकों से कैसे समझाते हैं? पहला, जब छोटे बच्चों को समझाते हैं शेप से देते हैं इस तरीके से और बोला जाता है प्लस करके लिखो, तो बच्चा लिखेगा 1 2 3 4, ठीक है, ब्लू पेन से यूज कर लेते हैं। दूसरा क्या आ जाता है? मैचिंग, इस तरीके से देते हैं बच्चों को 3 + 2 3 + 3 8 + 1 6 + 2, ठीक है। और इधर 8 9 6 5 बच्चों को बोलेंगे मैच करो, तो भैया मैच कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक दे दिया। एक तरीका क्या हो जाएगा आपका? इस तरीके से आपने बनाया एक लाइन में, बच्चों को काउंट करो, ठीक है। फिर एक लाइन में आपने इस तरीके से बनाया, बच्चों को काउंट करो और आपने यहाँ बोला कि ऐड कर दो, इस तरीके से आपने इसको ऐड किया, इन सारों को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 और 6 लिख दिया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। फिर एक तरीका होता है आपका नंबर लाइन का, है ना, 0 1 2 3 4 यहीं तक रखो, अभी नेगेटिव तो छोटे में आता नहीं है, तो आपने बोलना है कि भाई 2 + 1 करो, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से 2 पे गए और फिर आप 1 एक्स्ट्रा जंप कर गए, तो आप कहाँ पे पहुंचे? 3 पे। एक तरीका ये होता है। फिर एक तरीका ये होता है बेटा आपका 2 + 4 करना है, तो बच्चा जो है स्पाइक्स खींचता है ऐसे, है ना, और टोटल कर देता है 6, ठीक है। इसके बाद और भी तरीका होता है एडिशन दिखाने का, चलो अब इन सबको लिख के समझाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैचिंग है, तो भाई हम मैचिंग करने के तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, जिसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक तरफ हम उनको सम देते हैं एडिशन का, एक तरफ हम रिजल्ट डाल देते हैं, सम डाल देते हैं उनका, ठीक है। बच्चे जो है उनको मैच करते हैं जो जिसके आंसर सही होता है, इस तरह से लिख के एक्सप्लेन करना है। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, सेम इसी तरीके से समझाना है आपने सब्ट्रैक्शन भी, कि सब्ट्रैक्शन क्या है, वो इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या बच गया। जब किसी एक चीज में से एक चीज को माइनस किया गया, एक चीज में से दूसरी चीज को लिया गया, तो क्या बचा, ठीक है। जैसे कि वी शुड प्लेस द नंबर्स वर्टिकली, द बिगर ऑन टॉप, ये आपने लिखना है कि हम नंबर जो है उनको इस तरीके से वर्टिकली हमें लिखना है। बड़ा नंबर जो है आप पहले लिखोगे, स्मॉलर नंबर जो है उसको आप नीचे लिखोगे और आपका जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट वही सारे समझा देना। इस तरीके से 3 ट्रायंगल है, -1 ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। बच्चा क्या करेगा कि भाई 3 ट्रायंगल है, ये 1 2 3, एक काटना है, एक काट दिया तो 2 हो गए, 2 बचे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप क्या बता दोगे कि इस तरीके से
सिंपल कुछ नहीं लिखा हुआ, बस डायग्राम ऐसे बना हुआ है। तो बच्चा पूरा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 लिखेगा 6 माइनस 2 कटे हुए हैं 2, कितने बचे 4। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाएगा बच्चा खुद से, ठीक है। एक आपने बता देना है इस तरीके से 1 2 3 4 1 2, बच्चा पहले यहाँ 4 लिखेगा, यहाँ 2 लिखेगा, माइनस करेगा 2, ठीक है। एक आप बता दोगे इसमें वही काटे वाला 4 माइनस 3, तो यहाँ 4 लाइन ड्रॉ करी, 3 इसमें से काट दी, 1 बची, ठीक है। मैचिंग कर सकते हो, एक वही बिल्कुल जैसे एडिशन में किया ना, बस वैसे सब्ट्रैक्शन भी कर देना, ठीक है। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो भाई मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन। सबसे पहले ये बताओगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नंबर को बार बार रिपीटेडली ऐड करते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन होता है प्राइमरी लेवल। जैसे कि 5 + 5 + 5 15 हो गया, और इसको मैं 5 × 3 भी लिख सकती हूँ कि 5 को मैंने 3 बार प्लस किया जो कि 15 हो गया, ठीक है। और यानी एक ही एग्जांपल नहीं लिखना है, ऐसे 3 4 एग्जांपल लिख देना, ओके। फिर इसमें रूल्स लिख देना इसके मल्टीप्लिकेशन के। जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 ही वो नंबर ही आता है, तो इसको इक्वेशन बना के लिखना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ। उदाहरण के लिए एग्जांपल दे दो, 5 × 1 = 5। दूसरा रूल दे दो, जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, जैसे 6 × 0 = 0, ठीक है। फिर जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के साथ एक 0 लग जाता है, जैसे कि 6 × 10 = 60, ठीक है। या ये वो जो नंबर है वो 10 बार ऐड किया जा रहा है यूनिट प्लेस पे, जो हमारी ये 1 लिख लो, ये 10 लिख लो, यूनिट प्लेस पे 0 लग जाता है, ठीक है। और कोई रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का, इस तरीके से समझा देना। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा डिवीजन। डिवीजन तो काफी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। डिवीजन क्या होता है बेटा? ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें आप जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो कि 12 टॉफीज को 4 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करो। आप ऐसे ड्रॉ करके दिखाना, भाई 4 बच्चे हैं, ठीक है। क्या करेंगे? पहले एक टॉफी इसको देंगे, फिर एक इसको, फिर एक इसको, फिर एक इसको, 4 टॉफी बढ़ गई हमारी। फिर एक इसको देंगे, एक इसको देंगे, एक इसको देंगे, एक इसको, फिर 4 बढ़ गई, फिर एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, फिर 4 बढ़ गई, टोटल 12। तो सबके पास, हर एक बच्चे के पास हमारी टोटल कितनी आई? 3 टॉफी मिली, एक एक बच्चे को इक्वली डिवाइड हो गया हमारा। इस तरीके से पहले एग्जांपल से समझाना है। फिर आपने बताना है कि डिवाइडिंग का जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि किसी भी चीज को बराबर इक्वली फेयरली शेयर करना, बांटना, ठीक है। नो डिवाइडेड नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, ओके। फिर आपने इसके वो बता देना है कंपोनेंट्स। पहला डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, ठीक है। इस तरह से आपने विंडो बनानी है, यहाँ डिविडेंड आता है आपका, ओके। फिर आता है आपका डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, नंबर बाय विच डिविडेंड इज डिवाइडेड, तो ये आता है विंडो के बाहर, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है? हमारा नंबर ऑब्टेन, डिवाइड करने पे जो नंबर हमें मिलता है, तो ये हमारा क्वेश्चन आता है। और रिमाइंडर क्या होता है हमारा? रिमाइंडर होता है नंबर रिमेनिंग आफ्टर डिवाइडिंग, डिवाइड करने के बाद जो नंबर बच गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है सबट्रैक्ट करने के बाद। इस तरह से बताना है। फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देना है आपने कि 280 है, इसको डिवाइड करके दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखना है, डिविडेंड इज 280, डिवाइजर इज 2, ठीक है। इसका आंसर हो गया 140, ठीक है, 0। क्वेश्चन इज 140, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। फिर इसका एक फॉर्मूला दिखाना है आपने वेरिफिकेशन करने का कि dd = डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर मुझे डिविडेंड निकालना है तो मैं क्या करूंगी? डिवाइजर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस कर दूंगी, ठीक है। तो जैसे कि br क्या था मेरा 2, क्वेश्चन क्या था 140, रिमाइंडर क्या था 0, आंसर क्या आया 280, क्या है मेरा? डिविडेंड, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन समझा दोगे। फिर आएगा बेटा आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। बोरिंग हो रहा है ना? बोरिंग हो रही है ना क्लास? नहीं हो रही? हो रही है? बोलते ही नहीं है, बाप रे, मुंह दुख जाता है क्या तुम्हारा थोड़ा सा बोलने में? मुझे खुद लगे बोरिंग, क्योंकि मैथ्स है ना। डिविजिबिलिटी बाय 2, आपको इसके अंदर बेटा 2 से लेकर 13 तक की पूरी डिविजिबिलिटी समझानी है, हर एक नंबर की, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सिंपल भाषा में लिखते चले जाना कि भाई लास्ट डिजिट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? इवन। तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। एग्जांपल देना है आपने कि 2 4 6 8 एक नंबर है, इसका लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, तो ये मेरा आपने स्टेटमेंट लिखनी है इस तरीके से दैट 2 4 6 8 इज डिविजिबल बाय 2। ये स्टेटमेंट आप हर उसमें लिखना, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी बताओगे डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। एक नंबर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। एक नंबर लिया है हमने, क्या नंबर लूं? 4 6 2 3, आप इसके डिजिट्स को प्लस कर दो, 4 + 6 + 2 + 3 कितना आएगा? 15। 15 इज डिविजिबल बाय 3 कंप्लीटली, दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ओके। इसके बाद 4 की डिविजिबिलिटी। 4 क्या कहता है? आपका लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 की टेबल के होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट या डबल 0 होने चाहिए लास्ट के 2 डिजिट्स में, जैसे कि आपका 4 6 2 8 4, ठीक है। और 4 6 2 00 84 4 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, डबल 0 है लास्ट में, तो ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। कोई भी डिविजिबिलिटी रूल ना समझ आए मैं रोक देना, मैं जल्दी जल्दी कर दूं। फिर आती है बाय 5। 5 क्या कहता है? लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो या 5 होना चाहिए, तो 6 3 4 6 5 या 6 7 8 9 0, लास्ट का डिजिट 5 है, 0 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहती है? बाय 6। 6 क्या कहता है आपका कि आपका जो नंबर है मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। आपका नंबर 2 और 3 दोनों की टेबल में आना चाहिए, जैसे कि 8 8 8, ठीक है। पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे कि 8 8 8 में लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है। फिर आप 8 + 8 + 8 सम ऑफ डिजिट्स करोगे, कितना आएगा? 8 8 16 24। 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ये दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। इस तरीके से समझाओगे, ठीक है। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए ही चाहिए। 7th वाली आ जाती है, नेक्स्ट पेज पे करूंगी 7th वाली। बाय 7 डिविजिबिलिटी ऑफ 7 कहती है आपकी कि डबल द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। समझेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नंबर है 2 5 6 9, चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे बेटा? सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है इसको डबल करोगे, यानी 9 × 2 स्टेप 1, ठीक है। कितना हुआ? 18। अब ये जो 18 आया है इसको इस बचे हुए नंबर से, ये क्या है? रिमेनिंग नंबर, तो 2 5 6 में से 18 माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा हमारा? 16 में से 8 गए 8, 4 में से 1 गया 3 और ये आया 2, 238। एक चीज और लिखनी है, रिपीट अंटिल यू गेट 0 और मल्टीपल
ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 यानी टेबल 7 की टेबल का नंबर। तो इस चीज प्रोसेस को आपको तब तक रिपीट करना है जब तक या तो 0 नहीं आ जाता या 7 की टेबल का नंबर नहीं आ जाता। तो वापस से लास्ट डिजिट जो है 8, इसको इसका डबल करो 16 हुआ, और ये रिमेनिंग नंबर जो है 23, इसमें से 16 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 13 में से 6 गए 7, ठीक है। 7 क्या है? मल्टीपल ऑफ 7 है, दैट मींस 2569 आपका 7 से डिविजिबल है। क्लियर? 7 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई सबको? हाँ कि ना? ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 कहता है लास्ट 3 डिजिट जो है वो या तो 3 0 हो या तुम्हारे मल्टीपल ऑफ 8 हो, यानी 8 की टेबल के नंबर हो। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन दिया 9284 या 8000, लास्ट के 3 डिजिट 0 है तो ये आपका 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 3 डिजिट 824 है तो 824 आप यहीं पे 8 से काट के देख सकते हो, 8 1 0 3 ठीक है। तो ये भी डिविजिबल है पूरा पूरा, यानी कि ये भी 8 से डिविजिबल है। ओके, इसके बाद बेटा आपकी बाय 9 आती है। 9 भी 3 की तरह होती है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, लेकिन जो सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से नहीं। ओके, जैसे कि आपने नंबर लिया 27 तो 2 + 7 = 9 जो कि 9 से डिविजिबल है। ओके, ऐसा अगर आपका नंबर जो है मान लीजिए आपने लिया है 102, वेट, आपने नंबर लिया 102 तो इसमें आया 1 + 0 + 2 या 3 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 9 की हो गई। इसके बाद 10 कहता है लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, ठीक है, जैसे कि आपका 600 या 790 लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आती है 11 की। 11 कहता है बेटा सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, प्लेस लिखा है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो या तो 0 हो या आपका मल्टीपल ऑफ 11 हो, 11 की टेबल का हो। ठीक है, जैसे कि कैसे करते हैं, आपका नंबर है 108592, प्लेस मतलब जो ऑड प्लेस पे रखा हुआ है पोजीशन पे। जैसे अगर मैं इनकी पोजीशन बताऊं तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है? ऑड, सेकंड नंबर क्या होता है? इवन। तो हम इसको ये ना करके ऐसे कर लेते हैं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो भी ऑड ऑड पे है उनको प्लस कर लो। ऑड वाले कौन से हैं? आपके 1 8 और 9, 1 + 8 + 9 कितना हुआ? 18, ठीक है। इवन वाले कौन से हैं? आपके 0 5 और 2, 0 + 5 + 2 जो कि हो गया 7। इन दोनों का क्या करना है? डिफरेंस माइनस कर दो। 18 में से 7 गए 11, 11 हमारा 11 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर है 108592 ये 11 से डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी बाय 12। 12 कहता है बेटा कि आपका जो नंबर है वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, 3 और 4 दोनों से होना चाहिए। जैसे कि 7 0 2 3 6, तो पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कैसे? 7 + 0 + 2 + 3 + 6 सम ऑफ डिजिट्स करके कितना हो जाएगा? 9 और 9 18, तो भैया ये 3 से डिविजिबल है तो ये हमारी 3 से हो गई। ठीक है, फिर 4 से करो। 4 क्या कहता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, क्या है इसके लास्ट के 2 डिजिट? 36, वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए, पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो ये 4 से भी डिविजिबल है। तो अगर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो मतलब ये 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद 12 तक रहने दो। चलो कितना रह रहा है इसमें? फ्रैक्शन, डेसिमल, फैक्टर्स, एलसीएम, ट्रायंगल, शेप, क्वाड्रिलेटरल, सिमेट्री, एंगल्स, डाटा, डाटा हैंडलिंग, ग्राफ, टूल्स, मेजरमेंट, ये भी बहुत सारा है। आज क्या दिन है? वेंसडे। कल क्या है? थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये करिकुलम। जरा बुक में देख के बताना मेरे को, यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक क्या है? मैथ्स फोबिया है क्या? हिंदी वाला कोई बच्चा है तो जरा देख के बताओ, मैथ फोबिया है क्या लास्ट टॉपिक यूनिट 5 में? देखा है कोई? हेलो, लास्ट का टॉपिक बता दो, यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक फोबिया है, हाँ या ना? हिंदी वालों से पूछ रही हूँ, हिंदी वाला है कोई यहाँ पे? हिंदी वाला नहीं है कोई? चलो नहीं, चलो ये वाली यूनिट कल खत्म करेंगे, फ्राइडे तक मैथ्स खत्म कर दूंगी। टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है यार। क्या डेट है आज? 9 तारीख है ना? 10 11 12 13 तो क्लास ही नहीं होगी, 14। चलो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आगे का कल समझाऊंगी जल्दी जल्दी। इस हफ्ते में मैथ्स कंप्लीट हो पाएगी। ईवीएस देखती हूँ थोड़ा स्पीड में पढ़ाने की, क्योंकि ईवीएस में काफी सारी चीजें सिमिलर है। आईसीटी भी जल्दी हो जाएगी, एसएसटी भी जल्दी कर लूंगी। चलो करती हूँ, ठीक है। सैटरडे को करती हूँ बेटा, मैं मेरे पे टाइम नहीं मिलता, मेरे को सैटरडे को टाइम मिलता है, मैं फ्री बैठती हूँ तो सारा अपलोड करने का जो भी काम होता है ना वो कर देती हूँ। मैथ्स की क्लास क्लियर नहीं है, ठीक है, सैटरडे को कर दूंगी। इसको बंद कैसे करते हैं? चलो क्लास ओवर करते हैं, बाय बेटा।